मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसा कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अर्थिंग चैप्टर पर। अर्थिंग चैप्टर का आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा, जिसका नाम है 8.2 लेक्चर। तो 8.2 लेक्चर में हम जो हमारे अर्थिंग चैप्टर के लास्ट 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज हम उनको बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कल वादा किया था कि मैं अगले लेक्चर में आपको आपका डाउट क्लियर करूंगा कि अर्थिंग करने पर मनुष्य को विद्युत झटका क्यों नहीं लगता। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है। उस डायग्राम में हमने ये हमारा कोई मोटर है, कोई मशीन है, हमने इस बॉडी की अर्थिंग नहीं की हुई है। और इस बॉडी को हमने जब सप्लाई दी है इस मोटर को, तो इस बॉडी में, मशीन की बॉडी में करंट, जो हमारा लीकेज करंट है वो हमारा बह रहा है। जो हमारा करंट होता है वो अपना पथ यानी जो रास्ता होता है वो कंप्लीट करना चाहता है। तो जो इसमें लीकेज करंट है वो भी अपना रास्ता कंप्लीट करना चाहता है। तो जब कोई मनुष्य आता है, ये हमारा मनुष्य है, जब कोई मनुष्य इसके पास में जाता है, हाथ लगाता है, तो उसे रास्ता पूरा करने का एक मार्ग मिल जाता है करंट को। ठीक है। तो जब वो करंट हमारी बॉडी से निकलता है तो हमें क्या होता है, हमें होता है विद्युत झटके का आभास। अब क्वेश्चन ये है हमारा, अगर हम मशीन को, किसी भी विद्युत उपकरण की बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं, तब हमें विद्युत झटका क्यों नहीं लगता। देखिए, इस डायग्राम में हमने इस मशीन की अर्थिंग कर दी है। और जब हम अर्थिंग कर देते हैं, अगर कोई मनुष्य इस बॉडी को टच करता है तो इसे विद्युत झटके का आभास नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ वो किस लिए नहीं होता। हमने DC सर्किट में एक हमने शॉर्ट सर्किट पढ़ा था। शॉर्ट सर्किट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें लगे प्रतिरोधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पूरे सर्किट का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है। देखिए, कुछ इस प्रकार का था वो कि हमारा इधर से करंट चला है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन धारा इसमें से ना बहकर धारा सीधा शॉर्ट सर्किट यानी जो हमारा सीधा मार्ग होता है उसे पसंद करता है। जो हमारी धारा होती है वो सदैव ऐसा रास्ता चुनती है जिस रास्ते पर कोई बाधा ना मिले उसे। ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो इसमें बाधा है इसे पसंद ना करते हुए उसने जो हमारा ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये वाला रास्ता, इसे इसने पसंद किया है, इसमें से जाना उसने उचित समझा है। तो यही कुछ सिद्धांत हमारा अर्थिंग सिस्टम में लगता है। अर्थिंग सिस्टम में कुछ इस प्रकार से लगता है कि देखिए, डायग्राम में आप देखिए कि जो हमारा ये बॉडी है ये हमारा एक रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमारी जो मनुष्य की बॉडी होती है उसका रेजिस्टेंस होता है 1 ओम से 1000 ओम तक। ठीक है। कितना होता है? 1 ओम से 1000 ओम तक। ये आपको नोट करने की बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो होता है 1 ओम से 1000 ओम तक। तो देखिए, जो हमारा ये है ये सीधा उसी, जो मैंने अभी सर्किट दिखाया था आपको, सीधा उसी पर कार्य कर रहा है। ये हमारा है रेजिस्टेंस और ये हमारा है शॉर्ट सर्किट यानी सीधा रास्ता। अब तुम बताओ, इसका 1 से 1000 ओम तक रेजिस्टेंस है, तो जो हमारी विद्युत धारा है वो किस रास्ते को पसंद करेगी? वो मनुष्य के रास्ते को न चुनकर वो सीधे रास्ते से जाना उचित समझेगी। तो इसलिए हमें मनुष्य को झटका न लगकर वो धारा सीधे अर्थिंग में चली जाती है। ये हमारा सीधा सा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सीधा ये होता है हमारा, जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के पाथ को यूज़ ना कर वो एक सीधा मार्ग यूज़ करती है। तो वही हमारा कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं लेक्चर 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि SI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंत व्यास का न्यूनतम आकार होता है। देखिए, जब हमने थ्योरी में पाइप अर्थिंग पढ़ा था तो उसमें हमने पाइप
जो उसमें अर्थिंग में पाइप यूज़ करते हैं, हमने उसका व्यास यानी डायमीटर भी पढ़ा था कितना होना चाहिए, और उसकी लेंथ भी पढ़ी थी कितनी होनी चाहिए। जो उसका पाइप का व्यास यानी डायमीटर होना चाहिए वो होना चाहिए 38 mm। कितना होना चाहिए 38 mm। और जो हमारी लेंथ होती है वो लेंथ होनी चाहिए हमारी 2.5, कितनी होनी चाहिए 2.5 मीटर। ठीक है, व्यास हमारा 38 मी होनी चाहिए mm होना चाहिए, और लेंथ हमारी 2.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जीआई पाइप के लिए भूसंपर्कन आवश्यक है। ये कहता है कि जो हम जीआई पाइप के लिए जो हम, सीधा क्वेश्चन ये है कि जो हम अर्थिंग सिस्टम यूज करते हैं वो किसके लिए उपयोगी होता है। मैंने कल आपको बार बार बताया है, अर्थिंग सिस्टम हमारा लीकेज करंट को जमीन में प्रवाहित करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी में देखिए क्या कहता है कि लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ऑप्शन डी, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए जीआई पाइप का भूसंपर्क आवश्यक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आईएसआई संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम विमाएं कितनी होती है। ठीक है, ये जो हमारी हमने फिर उसमें पढ़ा था कॉपर प्लेट सिस्टम पढ़ा था, अर्थिंग सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी कॉपर प्लेट होती है उसका आकार और डाया कितना होना चाहिए। जो उसका आकार होता है वो होता है 60 × 60, और जो उसकी मोटाई होती है वो होती है हमारी 3.18 मीटर। कितनी होती है 3.18 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB, याद रखना इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELCB, यानी ELCB फुल फॉर्म क्या है, वो होती है हमारी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखिए, जो अर्थ लीकेज यानी हमें पता लग रहा है कि जो हमारे लीकेज करंट है उसे अर्थ में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कहता है विद्युत वायरिंग की अतिभार धारा से सुरक्षा। नहीं, अतिभार धारा से सुरक्षा हमारी MCB करती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बी कहता है विद्युत वायरिंग की लघु परिपथ दोष से सुरक्षा, वो भी हमारा MCB करता है। सी कहता है विद्युत वायरिंग की रिसाव लीकेज धारा से सुरक्षा। हाँ जी, जो हमारी अर्थ लीकेज करंट होती है उससे ELCB हमें प्रोटेक्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत वायरिंग की रिसाव या लीकेज धारा से सुरक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार यानी तांबे का तार का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। जो हम घरेलू वायरिंग में अर्थिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें पूछा है कि जो हमारा तांबे का तार होता है उसका कितना आकार होना चाहिए न्यूनतम। उसका होना चाहिए 2.0 mm²। कितना होना चाहिए 2.0 mm²। कल मैंने बताया था अगर एल्यूमिनियम का तार है तो उसका होना चाहिए 2.5 mm²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। ये पूछ रहा है कि हमें किस युक्ति के लिए यानी किस मशीन के लिए जो हमारी अर्थिंग होती है उसकी आवश्यकता हमें डबल करनी पड़ती है, यानी हमें डबल अर्थिंग करनी पड़ती है। उसके लिए देखें ऑप्शन ए कहता है मोटर के लिए भी हमें डबल अर्थिंग करनी होती है। बी में कहता है जनरेटर यानी जनरेटर के लिए भी हमें डबल अर्थिंग करनी होती है। ट्रांसफार्मर के लिए भी हमें डबल अर्थिंग करनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी के लिए हमें दोहरी अर्थिंग करनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार मान तक लाने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है। ये कहता है कि जो हमने कल एक क्वेश्चन भी आया था कि अर्थ इलेक्ट्रोड का न्यूनतम प्रतिरोध कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 3 ओम। न्यूनतम प्रतिरोध होना चाहिए 3 ओम। तो ये कहता है कि उस मान तक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें समय समय पर गड्ढे में जब हमने थ्योरी में पढ़ा था पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग जो भी अर्थिंग पढ़ी थी हमने उसमें एक पाइप छोड़ा था खाली। वो पाइप जो हमने खाली छोड़ा था वो पाइप हम इसलिए छोड़ते हैं कि ताकि उसमें समय समय पर हम पानी डाल सके, ताकि जो हमारी अर्थिंग सिस्टम है
जो अर्थ में गई हुई है उस अर्थ को हम वहाँ पे नमी प्रदान कर सकें, इसलिए वो पाइप छोड़ा जाता है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार मान तक यानी 3 ओम तक लाने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है। ए ऑप्शन कहता है अर्थ इलेक्ट्रोड के आकार को कम करके, नहीं। अर्थ इलेक्ट्रोड के आकार को बढ़ाकर, नहीं। समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालकर, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर हम समय समय पर जो भूमि का गड्ढा है उसमें पानी डालते रहे तो उसके नमी के कारण उसका प्रतिरोध अपने उचित मान तक बना रहेगा, प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। अगर हम पानी न डालें उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और हमारी अर्थिंग सिस्टम काम नहीं करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विद्युत नियमानुसार IER यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स के अनुसार कहता है कि कितने भार से ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट, यानी ये पूछ रहा है कि कितना भार यानी कितना जो हमारा लोड है, पावर लोड है, उस वो कितना होना चाहिए जिससे ऊपर हम अर्थ लीकेज सर्किट यानी ELCB का यूज कर सकते हैं। वो होता है हमारा, अगर हमारा 5 किलोवाट से ऊपर लोड है तो हमें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करना चाहिए, जो हमारा भारतीय विद्युत नियम कहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 किलोवाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाला तार या केबल है। ये कहता है कि जो आजकल यूज हो रहा है घरेलू वायरिंग में, जो अर्थिंग लाइन के लिए यूज हो रहा है वो तार कौन सा है, वो है हमारा 14 SWS यानी 14 SWG का मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज PVC कॉपर केबल, यानी PVC का उस पर आवरण होना चाहिए और हमारा कॉपर का वो केबल होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14 SWG PVC कॉपर केबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसने कथन दिया हमें 4, तो इसमें से पूछता है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम ऑप्शन डी देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डी कहता है कि अर्थ की स्थापना मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने पूछा है असत्य, लेकिन ये हमारा सत्य कथन है कि अर्थ की स्थापना मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम मशीनों की सुरक्षा और मानव की सुरक्षा के लिए ही अर्थिंग का यूज करते हैं, तो ये हमारा सत्य कथन है। सी ऑप्शन में कहता है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जंग से बचाकर रखने पर भी प्रतिरोध का मान कम होता है। हाँ जी, अगर हम अपने इलेक्ट्रोड सिस्टम को, अर्थिंग इलेक्ट्रोड को हम जंग से बचा कर रख रहे हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। अगर हम जंग से ना बचाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये भी सही कह रहा है, ऑप्शन डी में भी सही कह रहा है, सी में भी सही कह रहा है। बी देखते हैं कि लेड शीथड केबल के धात्विक आवरण यानी मेटालिक कवर को आवश्यक रूप से अर्थ से संयोजित किया जाता है। देखिए मैंने जब हमने इलेक्ट्रिकल केबल का क्वेश्चंस किए थे उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी जो लेड शीथ केबल होती है उसमें हम लेड शीथ का क्यों यूज करते हैं केबल में। हम उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो हमारा केबल है उसे नमी से बचा सके। तो ये कहता है कि जो मेटालिक्स कवर है लेड शीथ का, उसे जो हमारा अर्थ वायर होता है उसे संयोजित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर हम मेटालिक शीथ है उसमें अगर हमारे केबल में ही करंट लीकेज हो रही है, अगर हम मनुष्य उसे पकड़े तो उसमें भी झटका लग सकता है, तो उसे भी जो हमारा मेटालिक कवर है उसे भी अर्थ करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन ए कहते हैं कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रतिरोध बढ़ने के बजाय घट जाता है। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो यानी ये ऑप्शन ए में गलत कहता है, यानी ये हमारा क्या है, असत्य कथन है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, इसने असत्य कथन ही पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ जाता है, और ये गलत है हमारा। और जो हमारा अगर हम सत्य कथन की बात करें, सत्य कथन ये होगा इसमें प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से अर्थिंग प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आईई यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर उचित रूप से प्रदान करना होगा व बनाए रखना। वो ये कहता है कि जो हमारी कंपनी है जहाँ से हम विद्युत लेते हैं
तो ये कहता है कि जो हमारा आपूर्ति करता है यानी कंपनी है, उसे कंज्यूमर को क्या प्रदान आवश्यक है कि कौन सा वायर वो जरूर उसे प्रदान करे, वो होता है हमारा अर्थ टर्मिनल। क्या होता है? अर्थ टर्मिनल। देख फेज टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल तो वो देगा ही, उसके बिना तो हमारी लाइट नहीं आएगी, लेकिन जो अति आवश्यक है वो हमारा है अर्थ टर्मिनल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ टर्मिनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि ISI संहिता के अनुसार भू संपर्कन यानी अर्थ के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा होती है। देखिए आपसे इंटरव्यू में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आपके एग्जाम में भी, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं ये, कि जो हमारा अर्थ वायर होता है उसका कलर कौन सा होता है। उसका कलर होता है ग्रीन यानी हरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अर्थ चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या। देखिए ये मशीन से कह रहा है और पैनल से कह रहा है, तो हमें अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या पूछी, हमें अर्थ इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होगी 2 की। कितने की होगी? 2 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम मशीन के लिए यूज कर रहे हैं और पैनल बोर्ड के लिए, इनके लिए अलग अलग हमें अर्थ इलेक्ट्रोड यूज करने हो गए, तो इसका तो जो हम इलेक्ट्रोडों की संख्या हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी 40 स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि अगर हमारी इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर है, तो जब हम उन्हें श्रेणी क्रम में इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं, जहाँ पर हमें 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है, तो हम जब उन्हें लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो उनके बीच की दूरी होती है वो उनके लंबाई के दुगनी होनी चाहिए। उनकी लंबाई की दुगनी होनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, उनकी लंबाई की दुगनी होनी चाहिए। आपको ये याद रखना है कि जो उनकी लंबाई होती है इलेक्ट्रोड की, उनकी दुगनी उनके बीच दूरी होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि जो हम 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कि इतनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि अर्थ टेस्टर का उपयोग किसका प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। वो किया जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड का। ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि अर्थ टेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वो किया जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें उत्पादित डीसी को धारा अल्टरनेटर द्वारा एसी में बदला जाता है। ये फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो हमारा अर्थ टेस्टर होता है उसमें हम डीसी प्रवाहित करते हैं, तो अल्टरनेटर के द्वारा उसमें कौन सी धारा बनाई जाती है। वो बनाई जाती है हमारी एसी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि हम जो अर्थ टेस्टर के द्वारा प्रतिरोध मापते हैं वो हम किस धारा से मापते हैं। वो मापते हैं हम एसी के द्वारा। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा ये बनते हैं कि अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए एसी सप्लाई का उपयोग करने का कारण क्या है। हम डीसी सप्लाई का उपयोग क्यों नहीं करते, हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ती है कि हम डीसी को एसी में बदलना पड़ता है। वो हमारा होता है कि जो हमारी एसी का विद्युत वाहक बल होता है उसके कारण जो त्रुटि होती है वो कम होती है, और जो डीसी का विद्युत वाहक बल होता है जो उसके कारण त्रुटि होती है वो अधिक होती है। तो त्रुटि के कम होने के कारण हम एसी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वैद्युत अपघट्य के विद्युत वाहक बल के कारण त्रुटि कम होना, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। हमारा सीधा यही कारण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज के लेक्चर के साथ हमारा अर्थिंग चैप्टर भी समाप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पिछले लेक्चर देखने हैं, सभी चैप्टरों का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा अरिहंत बुक सॉल्यूशन के नाम से। आप उस प्ले लिस्ट पर जाकर उसे ज्वाइन कर सभी चैप्टर का वीडियो पा सकते हैं। सीरीज वाइज आपको उसमें सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सभी लेक्चरों का आनंद उठाना है और अपना ज्ञान वर्धन करना है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर उसे ज्वाइन करें और वीडियो का लाभ उठाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें।
और नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आपके अपने सफलता के द्वार IITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.